हेलो फ्रेंड्स, बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जीके की सीरीज का वीडियो नंबर 12, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे भारतवर्ष का ऐसा कोई भी एग्जाम हो जहां पे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से हमारा सेशन मोस्ट हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमारे सेशन को प्रतिदिन इवनिंग में 4 बजे जरूर ज्वाइन किया करें और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग किया करें। हमारा जो टैगलाइन है वही टैगलाइन है कि अब होगी तैयारी युद्ध की, यानी कि अब एकदम जंग की तैयारी होने वाली है। अब की बार सिलेक्शन हमारा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति, जिसे हम मानव धर्म के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं की कानून की पुस्तक है, जिसकी रचना ऋषि मनु ने की थी। इसी कारण इसका नाम मनुस्मृति पड़ा और आधुनिक मनु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही जो हमारा संविधान था उसको लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको बताना है कि संविधान के रचयिता कौन है, यानी कि संविधान को अपने हाथों से कौन लिखा है। मैं यह क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूं और यह क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको यह क्वेश्चन जरूर ही याद होने चाहिए। अगर आप मेरे सेशन को प्रतिदिन देखते होंगे तो आपको यह सेशन याद होगा, क्वेश्चन याद होगा। तो मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो यह कानून के साथ संबंधित है। इसकी रचना महर्षि मनु ने की थी, इसी कारण इसका नाम मनुस्मृति पड़ा। और आधुनिक भारत के मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ देगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में यह अर्थ होता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। लेकिन आपके ऑप्शन में है पास बैठना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास बैठना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जन करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मनीषी अर्थात पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? तो आपको बता दें कि महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता के तत्वों का प्रसार ऋषि अगस्त्य एवं कैंडियन ने किया था। प्रथम संगम मदुरा में ऋषि अगस्त्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसे पांड्य शासकों ने संरक्षित किया था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऋषि अगस्त्य। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा गया था? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में कल जानकारी दी थी कि यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको चारों के चारों वेद के बारे में बताया था कि चारों का चारों वेद किस चीज़ से संबंधित है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आ गया है। चलिए मैं आपको फिर से रिपीट कराता हूँ। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो इसमें प्रारंभिक आर्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सामवेद किससे संबंधित है? तो यह संगीत से संबंधित है और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद यज्ञिक विधि विधान से संबंधित, यानी कि यज्ञ अनुष्ठान में जो विधियाँ होती है उसी से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। और अभी आपने फिर से चारों वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली और यह क्वेश्चन आपके CHSL 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। मैंने आपको कल बताया था कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं नहीं।
तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। अनुच्छेद 1 के अनुसार, जो कि आप पढ़ते होंगे कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसमें संघीय शब्द कहीं नहीं प्रयोग किया गया है। यह आपके CMTS 2014 के एग्जाम में बहुत ही प्यारा सा पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको उठाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा केंद्रीकृत या एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं होती है। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ केंद्र में निहित होती है और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं। संघ की इकाइयाँ केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हैं। इनकी विशेषताएं भी होती है, जिनमें प्रमुख है राज्य केंद्र पर आश्रित होते हैं, एकल सरकार होती है और संविधान इनका लचीला होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? किम के नहीं, किसके समान होगा, ठीक है। तो संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति ब्रिटेन के राजा के समान है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत पद धारण करता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। इसी कारण भारत को गणराज्य कहा जाता है। दोनों को संवैधानिक शक्तियाँ समान रूप से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया? यह मोस्ट रिपीटेड और बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में बजट लागू किया गया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में भारत का प्रथम बजट फरवरी 1860 में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? पहले बजट जब पेश किया गया था उसका वित्त मंत्री कौन था? तो जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन ने। कब पेश हुई थी? 1860 में। कौन महीने में? फरवरी महीने में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हमारे संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद हैं? तो जल चक्र तो केवल और केवल पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। अंतरिक्ष से जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, क्षुद्र ग्रह जिसे हम एस्ट्रॉयड भी कहते हैं सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य छोटे छोटे पिंड के रूप में चक्कर लगाते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जाता है, और यह भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नंगी आंखों से हम कौन से क्षुद्र ग्रह को देख सकते हैं? तो उसका नाम है फोरवेस्टा। करेक्ट आंसर आपका फोरवेस्टा होगा। और क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह तो आप सबको पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? मंगल। जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। मंगल लाल दिखता है लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म है आपका शुक्र। शुक्र सूर्य के सबसे निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। सूर्य के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% के बीच में मौजूद है। इस कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, और बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जो और कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे सूरज के नज़दीक कौन है? मरकरी। लेकिन सबसे गर्म कौन है? शुक्र, क्योंकि यहाँ पर CO2 की अधिकता सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या होती है?
तो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है, शाम का तारा के नाम से जाना जाता है, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। सारे जितने भी नाम लिए उन सब का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन सब कुछ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, हरित लवकधारी साधारण थैलोफाइड स्वपोषी और जलीय होते हैं। स्वपोषी और जलीय क्या होते हैं? यहाँ पे आपका क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, डैश यहाँ पे हरित लवक से पहले होगा डैश हरित लवकधारी साधारण थैलोइड स्वपोषी और जलीय होते हैं। तो यहाँ पर डैश के जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल हरित लवकधारी साधारण थैलोइड स्वपोषी और जलीय होते हैं। शैवाल आपको हरे हरे रंग के दिखाई देते हैं। इनमें से राइट आंसर आपका हरित लवक देखते ही शैवाल मार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा शैवाल का वर्ग नहीं है? तो शैवाल का वर्ग इनमें से कौन सा नहीं है? तो जिम्नोस्पैम शैवाल का वर्ग नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्नोक्तक में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट जो होती है वह जल में होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होती है। 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, जो अन्य किसी सामान्य पदार्थ की तुलना में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी कांच के गिलास पर गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि कांच के गिलास पर जब गर्म पानी का छिड़काव करते हैं तो गिलास अचानक से संकुचित हो जाती है तथा तीव्र संकुचन की वजह से गिलास टूट जाता है। आपका राइट आंसर गिलास अचानक से संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डैश गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कौन सी गति करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कक्षीय गति करते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।